हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का फाइनल एग्ज़ाम में यानी कि 18 फरवरी को जो आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है ना, उसी के लिए हम लोग इस वीडियो को ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए, इंक्लूड किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 18 फरवरी के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस में 80 में 80 लाए तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जो है ना, निर्वात या शून्य में होती है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है ना, क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर, या फिर साइन आर अपन साइन आई, या फिर साइन आई गुना साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, साइन आई अपन साइन आर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, साइन आई अपन साइन आर को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और साइन आई अपन साइन आर ये जो होता है ना, म्यू या एन के बराबर होता है, जिसको हम लोग स्थिरांक भी कहते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक होता है, या फिर काल्पनिक होता है, या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों, समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया वो उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, या फिर उपर्युक्त तो तीनों। तो दोस्तों, हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव तो क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 10। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों, क्षार का जो पीएच मान होता है ना, 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के 18 फरवरी के एग्जाम के लिए हम लोग सभी प्रश्न को देख रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग सभी प्रश्न को देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो है ना, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। और वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 या फिर 7 या फिर 14 या फिर 0। तो दोस्तों, उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अब जानते हैं जो भी विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय विलयन के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है। और दोस्तों, जो भी विलयन अम्लीय होता है ना, अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। यहाँ पे आप लोग को सॉल्ट को पहचानना है। ऑप्शन ए में आपका दिया HCl एक प्रकार का आपका अम्ल है। NaOH एक प्रकार का क्या है, भस्म है। और K2SO4 एक प्रकार का क्या है, आपका लवण है, यानी कि जिसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है
कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका 6.0 से 6.8 या फिर 7.0 से 7.8 या फिर 2.1 से 3.8 या फिर 5.1 से 5.8। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पीएच का मान रेंज रहता है ना वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जिसको हम लोग टूथपेस्ट करेंगे प्राय होता है। ऑप्शन ए में आपका क्षारीय या फिर अम्लीय या फिर लवण युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना वो आपका क्षारीय होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मनुष्य में विर्क संबंधित है, यानी कि मनुष्य में जो किडनी संबंधित होता है ना किससे होता है। ऑप्शन ए में आपको पोषण से या फिर शोषण से या फिर उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मनुष्य में जो किडनी यानी कि विर्क जो संबंधित होता है ना उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों इसमें जो हम लोग सभी प्रश्न को देख रहे हैं ना सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ रक्त या फिर श्वेत ग्रंथि या फिर विर्क या फिर अग्नाशय। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है ना किडनी होता है जिसको हम लोग विर्क कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्पर्शक के द्वारा या फिर कुटपात के द्वारा या फिर जीभ के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन को जो है ना कुटपात की सहायता से पकड़ता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में आपका दिया लीवर या फिर अग्नाशय या फिर अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना क्या है, लीवर है जिसको हम लोग यकृत कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक और जिबरेलिन्स और इनके साथ साथ ऑक्सिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एड्स या फिर बैरी बैरी या फिर घेंगा या फिर मधुमेह। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण जो है ना मधुमेह नामक रोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो विटामिन बी की कमी के कारण जो है ना बैरी बैरी रोग होता है और आयोडीन की कमी के कारण जो है ना घेंगा रोग होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका देगा घेंगा या फिर मधुमेह या फिर स्कर्वी या फिर एड्स। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण जो है ना स्कर्वी रोग होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी प्रश्न आपका ललन टॉप क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना 50 क्वेश्चंस MBBI है। और दोस्तों ये 50 प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 18 फरवरी के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से एक कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए में आपको तो कॉर्निया पर या फिर आइरिस पर या फिर रेटिना पर या फिर पुतली पर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मानव नेत्र वस्तु के जिस यानी कि मानव नेत्र में वस्तु का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है यानी कि नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ओम, या फिर कूलम, या फिर एम्पियर, या फिर KWH। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में होना चाहिए वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट कर लीजिएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर कूलम, या फिर एम्पियर। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को, यानी कि जिस यंत्र से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, उस डिवाइस को हम लोग अमीटर कहते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपचयन, या फिर उपचयन, या फिर संक्षारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो दोस्तों अपचयन कहलाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यानी कि 18 फरवरी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaO, या फिर CaOH2, या फिर CaCO3, या फिर Ca। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो बुझा हुआ चूना है ना क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों CaO यह एक प्रकार का बिना बुझा हुआ चूना है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेसी नाम है, बहुत इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मेथनोइक अम्ल, या फिर एथेनोइक अम्ल, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेसी नाम होता है ना मेथनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का, या फिर बेलनाकार लेंस का, या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल, या फिर नीला, या फिर पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नारंगी। तो दोस्तों वायुमंडल में जो नीला रंग होता है ना इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी नीले रंग के प्रकीर्णन के ज्यादा होने के कारण आसमान का रंग जो है ना हमको नीला दिखता है। अगर हम लोग पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होगा, नीला प्रतीत होगा। अगर आप लोग आसमान को अंतरिक्ष से देखिएगा तो आपको काला प्रतीत होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विक्षेपण, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो टिंडल इफेक्ट होता है ना ये प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका स्पेशली 18 फरवरी के एग्जाम्स के लिए है। और ये आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आप जो है ना एग्जाम में आग लगा देंगे, यानी कि लल्लन टॉप सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 10। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और दोस्तों जो क्षार का पीएच मान होता है ना 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ H+ या फिर OH- या फिर Cl- या फिर O2-। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो क्षार होता है ना ये क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन जो है देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव तो क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया 5 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 10। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और दोस्तों जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है ना क्या होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरा या फिर नीला या फिर लाल या फिर सफेद। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं क्लोरोफिल वर्णक का जो कलर होता है ना हरा होता है। यही हरा कलर के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न पूछाते हैं कि पत्तियों किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों पत्तियां जो होता है ना स्टोमाटा के द्वारा, जिसको हम लोग रंध्र कहेंगे, इसी के द्वारा जो है ना गैसों का आदान प्रदान करता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है यानी कि कवक कौन से पोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है, कौन सी विधि के द्वारा। ऑप्शन ए में आपका सपोषी या फिर मृतजीवी या फिर संभोजी या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों कवक जो है ना मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है यानी कि मृतजीवी जिसको हम लोग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किलोवाट घंटा मात्रक है यानी कि किलोवाट घंटा जो है ना किसका ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्युत शक्ति का या फिर विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत धारा का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ना विद्युत ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसे आप लोग को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 1 किलोवाट बराबर होता है यानी कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं 1 यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3.6 गुना 10⁶ जूल के या फिर 3.6 गुना 10⁵ जूल के या फिर 3.6 गुना 6 जूल के या फिर 3.0 जूल के। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं 1 किलोवाट बराबर जो होता है ना 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है यानी कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना वो आपका किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए में आपका तांबे के तार का या फिर लोहा के तार का या फिर एल्यूमिनियम के तार का या फिर टंगस्टन के तार का। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है ना टंगस्टन के तार का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं यानी कि जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मानोमीटर या फिर वोल्टामीटर या फिर अमीटर या फिर वोल्टमीटर। तो दोस्तों जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है तो उस डिवाइस का नाम होता है वोल्टमीटर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना उसका एसआई यूनिट क्या होता है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया न्यूटन या फिर वोल्ट या फिर वाट या फिर जूल। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वाट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बल्ब का यहाँ पे बल्ब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो हम लोग ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे
रहे हैं ना, सभी प्रश्न आपको फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यानी कि 18 फरवरी में जो आपका एग्जाम होगा साइंस का ना, सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई है, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट या फिर ओम या फिर एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया कूलम। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना, कूलम होता है, यानी कि आपका हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रा में, या फिर मटर में, या फिर शैवाल में, या फिर प्लाज्मोडियम में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, हाइड्रा में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमैनिया में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ना ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि एमबीबीआई है कि प्राककोश में होते हैं, यानी कि प्राककोश में क्या होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया बाह्य दल, या फिर अंडाशय, या फिर बायोफिल्म, या फिर प्राक्कन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्राककोश में जो है ना प्राक्कन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिएगा कि मानव आहार नाल, जिसको अर्धर नाल भी कहेंगे, का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना, क्या होता है, ग्रसनली, या फिर अमाशय, या फिर छोटी आंत, या फिर ग्रासनली। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना, क्या होता है, छोटी आंत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराएगी बेंजीन का अणुसूत्र है, यानी कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया CH4, या फिर C2H2, या फिर C6H6, या फिर C2H4। तो दोस्तों बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नदी, या फिर कुआं, या फिर तालाब, या फिर समुद्र। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो भूमिगत जल का उदाहरण है ना कुआं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु। ऑप्शन ए में आपका देखिए केचुआ, या फिर मछली, या फिर शेर, या फिर बकरी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो केचुआ है ना, केचुआ यह प्रकार का उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि एमबीबीआई है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया डिंबवाहिनी। तो दोस्तों ये मानव जनन तंत्र का जो भाग नहीं है ना, शुक्रवाहिका नहीं है, जो है ना नर जनन तंत्र का भाग होता है। इनके अलावा अंडवाहिनी जो होता है ना, ये मानव जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ना, ये मानव जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया किण्वन, या फिर बौनापन, या फिर मधुमेह, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पे नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखिए किण्वन, या फिर बौनापन, या फिर मधुमेह, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न होता है, ज्वाइनिंग होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, और सभी प्रश्न आपका चुनिंदा प्रश्न, और 18 फरवरी के एग्जाम में 100% 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सरसों, या फिर गुड़हल, या फिर पपीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मटर। तो दोस्तों ये पपीता जो होता है ना एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर मलेरिया में, या फिर पैरामेसियम में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि जो फूल होते हैं जो पुष्प होते हैं इसमें नर प्रजनन अंग जो है ना किसमें होता है। ऑप्शन ए में आपको जो पुंकेसर में, या फिर अंडप में, या फिर वर्तिकांड में, या फिर वर्तिका में। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों फूलों यानी कि पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मादा प्रजनन अंग किसमें होता है। तो दोस्तों मादा प्रजनन अंग जो होता है ना स्त्री केसर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर पैरामेसियम में, या फिर लेशमेनिया में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है ना अमीबा में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब भी ताम्र और टीन को एक साथ मिलाया जाता है इससे मिश्र धातु प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कांसा कहते हैं, या फिर पीतल कहते हैं, या फिर सोल्डर कहते हैं, या फिर ड्यूराल्यूमिन कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग साइंस के टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और ये 50 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस है जो आपको 100% 100% 18 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का आंसर सही और सटीक पता था। अब देखिए यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का। ऑप्शन ए में आपको तो 24 कैरेट का, फिर 16 कैरेट का, या फिर 22 कैरेट का, या फिर 15 कैरेट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसी वीडियो में फटाफट से जाइए कमेंट करके बताइए। और साथ में भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।